नमस्कार, मैं सुनीता गोदारा। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 पुस्तक सरयू के अध्याय 7 मैथिली शरण गुप्त जी की रचना भारत की श्रेष्ठता का अध्ययन करेंगे। यशोधरा काव्य रचना का हम अध्ययन कर चुके हैं। उससे संबंधित आप मेरी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए अब हम सबसे पहले जानते हैं गुप्त जी का जीवन परिचय। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा जाता है क्योंकि इन्होंने देश प्रेम और राष्ट्रीयता से ओतप्रोत कविताएं हैं वो ज्यादा लिखी हैं। तो राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित भारतीय संस्कृति के महान उद्गाता श्री मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के चिरगांव जिला झांसी में सन 1886 में हुआ। गुप्त जी द्विवेदी युग के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रतिनिधि कवि हैं। इनके पिता सेठ रामचरण कविता प्रेमी थे और कनकलता उपनाम से कविताएं लिखते थे। इनकी प्रारंभिक कविताएं वेश्योपकारक में छपी। वेश्योपकारक एक पत्रिका है जिसमें इनकी कविताएं हैं वो छपती थी, किंतु बाद में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संपर्क में आने पर सरस्वती में लिखना प्रारंभ किया। उन्हीं की प्रेरणा से खड़ी बोली को कविता की सरसता के अनुरूप ढालने का कार्य किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, उनकी जो सरस्वती पत्रिका है वह 1903 से प्रकाशित हुई थी और इसमें जो है खड़ी बोली की जो रचनाएं हैं, खड़ी बोली हिंदी की जो रचनाएं हैं उन्हीं का प्रकाशन होता था। खड़ी बोली हिंदी को सबसे ज़्यादा जो प्रेरणा दी या सबसे ज़्यादा खड़ी बोली का मार्गदर्शन किया वो थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। तो फिर क्या है, इनसे प्रभावित होकर के बहुत से लेखक हैं वो खड़ी बोली में रचनाएं करने लगे। तो गुप्त जी भी उनमें से एक हैं। गुप्त जी की रचनाओं में राष्ट्रीयता, स्वदेश प्रेम, युगीन चेतना और भारतीय संस्कृति की छाप पूरी तरह दिखाई देती है। भारत भारती नामक रचना से इन्हें अत्यंत लोकप्रियता प्राप्त हुई। देश और मातृभूमि के प्रति गर्व और गौरव, राष्ट्रीय जागरण से ओतप्रोत भारत भारती की कविताओं ने इन्हें राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित किया। भारत सरकार ने इन्हें राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया। गुप्त जी की रचनाओं में मानव जीवन और समाज के विविध अंगों की समस्याओं का चित्रण हुआ है। उनमें भारतीय संस्कृति की प्राचीनता के प्रति पूज्य भाव है, जो नए परिवर्तन के प्रति भी तीव्र उत्साह है। द्विवेदी योगीन आदर्शवादी नैतिकता, पवित्रता और पौराणिक आख्यानों की तर्क संगत व्याख्या एवं समसामयिक राष्ट्रीय हलचलों की तीव्र गूंज उनके काव्य में है। वे सामाजिक उत्पीड़न, राजनीतिक दासता तथा धार्मिक संकीर्णता के विरोधी हैं। उन्हें भारतीय सांस्कृतिक नवजागरण का कवि कहा जाता है। ये भी आपको अंडरलाइन करना, उन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है और भारतीय सांस्कृतिक नवजागरण का कवि भी कहा जाता है। गुप्त जी ने खंड काव्य, प्रबंध काव्य, नाटक, अनुदित काव्य आदि विधाओं में लिखा है। आपको मैंने एक दिन बताया भी था एक वीडियो में कि प्रबंध काव्य क्या होता है और मुक्तक काव्य क्या होता है। जैसे दोहे होते हैं जिनका एक दोहे से दूसरे दोहे के साथ कोई संबंध नहीं होता है, वो मुक्तक रचनाएं कहलाती है। और प्रबंध काव्य जो होता है वो एक कहानी, एक कथा की तरह होता है, जिसमें एक दोहा है, चाहे सोरठा है, चौपाई है, वो दूसरे के साथ जुड़ी होती है। जैसे रामायण है, रामचरितमानस है, ये रचनाएं हैं, ये प्रबंध काव्य में आती हैं। तो इनकी रचनाओं में भारत भारती, जयद्रथ वध, पंचवटी, गुरुकुल झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, सिद्धराज, विष्णुप्रिया आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। साकेत महाकाव्य ने गुप्त जी को कीर्ति के शिखर पर पहुंचाया, जिसमें राम के पावन चरित्र को आधुनिक परिवेश में चित्रित करते हुए उपेक्षिता उर्मिला के चरित्र को त्यागमयी नारी के रूप में चित्रित किया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम भारत की श्रेष्ठता कविता का पाठ परिचय जान लेते हैं। तो भारत की श्रेष्ठता काव्यांश गुप्त जी के प्रसिद्ध काव्य भारत भारती से लिया गया है। आपको इसी तरह से व्याख्या में भी लिखना है कि प्रस्तुत
पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक में मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित भारत भारती काव्य संग्रह के भारत की श्रेष्ठता शीर्षक कविता से लिया गया है। इस तरह से आपको व्याख्या करनी है। आगे हम पढ़ते हैं, जिसमें उन्होंने पराधीनता और निराशा में डूबी भारतीय जनता को जागृत होने का आह्वान किया है। भारत भारतीय राष्ट्रीयता की उद्घोषक रचना है। राष्ट्रीय आंदोलन के समय इस रचना को अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई। प्रस्तुत अंश में गुप्त जी ने भारतवर्ष के गौरव में अतीत का वर्णन किया है। प्राकृतिक वैभव से समृद्ध भारत भूमि ऋषियों मुनियों की भूमि रही है। इस भूमि पर अनेक वीर ऋषि मुनि, दानी और चिंतकों ने जन्म लिया है। भारत भूमि संसार के संपूर्ण देशों में सिरमौर है। यह वह पुण्य भूमि है जिसके निवासी समस्त विद्याओं एवं कला कौशल के प्रथम आचार्य रहे हैं। हम ऐसे महान मानवों की संतति होकर भी दुर्गति को प्राप्त हो रहे हैं। संतति अर्थात संतान। तो चलिए हम अब व्याख्या शुरू करते हैं। भारत की श्रेष्ठता। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य, लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल जहाँ। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका कि जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष है। यहाँ कवि जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य, लीला स्थल कहाँ है, कि पृथ्वी का गौरव कौन सा देश है। यहाँ प्रश्न कर रहे हैं कवि कि पृथ्वी का गौरव कौन सा देश है, प्रकृति का पुण्य, लीला स्थल कहाँ है। लीला का अर्थ होता है क्रीड़ा, यानी प्रकृति की पवित्र क्रीड़ा भूमि कौन सी है। फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल जहाँ, यानी जहाँ पर सुंदर पर्वत हिमालय स्थित है और जहाँ पर गंगा जैसी पवित्र धारा बहती है, तो वह देश कौन सा है। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, यानी पूरे विश्व में, पूरे संसार में जितने भी देश हैं उसमें कौन सा देश है जो सर्वाधिक उन्नत है। उत्कर्ष का अर्थ है उन्नत। उसका की जो ऋषि भूमि है, यानी वह कौन से देश है जहाँ ऋषि मुनियों का पावन स्थल है, यानी जहाँ ऋषि मुनि रहते हैं, जो ऋषियों की भूमि कहलाती है, वह कौन सा देश है। फिर कवि खुद ही उत्तर दे रहे हैं, भारतवर्ष है, यानी वह कोई और देश नहीं बल्कि वो भारतवर्ष है। उस देश को भारतवर्ष कहते हैं। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है, विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। भारतवर्ष को वृद्ध कहा गया है। वृद्ध इसीलिए कहा गया है क्योंकि भारतवर्ष जो है वो विश्व में सर्वाधिक प्राचीन है, संसार का सिरमौर है, यानी वह समस्त देशों में सिरमौर है, यानी सर्वश्रेष्ठ है। सिरमौर का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है, यानी कवि प्रश्न कर रहा है कि ऐसा भारत के समान प्राचीन देश संसार में कोई और नहीं है, यानी भारत ही सबसे प्राचीन देश है। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। भगवान की भवभूतियाँ, भगवान की भवभूतियों से यहाँ अर्थ है भगवान यानी ईश्वर की का सांसारिक वैभव। भवभूतियों से आशय है सांसारिक वैभव, यानी भगवान की का जो सांसारिक वैभव है उसका जो भंडार है, उसका जो खजाना है वह भारत में ही है। तात्पर्य यह है कि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर संसार का समस्त वैभव विद्यमान है, यानी संसार की जो समस्त वस्तुएं हैं वो भारत में मिलती हैं। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। यहाँ कवि कह रहा है विधि का अर्थ है ब्रह्मा, यानी ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम सृष्टि की रचना की तो सबसे पहले जो मनुष्य रचना हुई, जीव जंतुओं की जो उत्पत्ति हुई वह भारतवर्ष में ही हुई। सृष्टि का जो आरंभ है वह भारत से ही हुआ था। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य हैं,
विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य हैं, संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह है उनकी उच्चता के आज भी कुछ हैं खड़े। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य हैं। यानी यह भारत भूमि है वो पूरे संसार में प्रसिद्ध है और यह प्रसिद्ध और पावन स्थल है। इसके निवासी आर्य हैं, यानी इसके जो निवासी हैं, यहाँ निवास करने वाले जो लोग हैं वे आर्य कहलाते हैं। विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य हैं, यानी वे आर्य ही क्या है, जो आर्य जो है वो श्रेष्ठ और मनुष्य को कहते हैं। तो वे महान विद्वान ही क्या है, अनेक विद्याओं और कलाओं के शिक्षक थे। यानी जो आर्य थे वे उन्हें बहुत सारी विद्या और कला कौशल का ज्ञान था। संतान उन्हीं की आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े। यहाँ कवि कह रहा है कि वो आर्य जो थे वो पूरे विश्व को क्या है, सुशिक्षित करते थे। अपनी विद्या के द्वारा, अपने कला कौशल के द्वारा वो दूसरों को भी शिक्षा प्रदान करते थे। लेकिन आज उनकी संतान जो है वो पतन में पड़ी है या पतन की ओर अग्रसित है। अधोगति का अर्थ है पतन, पर चिन्ह है उनकी उच्चता के आज भी कुछ हैं खड़े। लेकिन आज भी क्या है, कुछ उनकी श्रेष्ठता और उनके ऊंचेपन की अनेक पहचान है वो संसार में बाकी है। यानी पहले जो नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय होते थे जहाँ देश विदेश के लोग हैं वो पढ़ने के लिए आते थे, ऐसा हमारा भारत का गौरवमय इतिहास रहा है। तो उसी को फिर से हमें ऊंचा उठाना है, उसी शिक्षा को हमें फिर से लाना है। इस उद्देश्य से यह कविता है वह लिखी गई है। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये कविता आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आज आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें और लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको यह कविता कैसी लगी।